हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हमारा अध्याय 3 खत्म हो चुका है। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 आपका जंतु जगत। ठीक है, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। ठीक है, जंतु जगत को हम कहीं कहीं प्राणी जगत भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, क्योंकि लास्ट कहते हैं जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वनस्पति जगत की जगह मैंने पादप जगत लिखा था। तो आप सब पूछ रहे थे कि मैम ये हमारे में तो कहते हैं वनस्पति जगत लिखा हुआ है, आप ये पादप जगत पढ़ा रहे हो, ये क्या चीज़ है। तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जंतु जगत, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, ये सब चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो आज हम जंतु जगत का जो हमारा चैप्टर 4 है, आज इसका हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जंतु जगत में कैसे जीवों को रखा गया है। तो जंतु जगत में अगर हम बात करें कैसे जीवों को रखा गया है, तो जंतु जगत में ऐसे जीवों को रखा गया है जो बहुकोशिकीय हैं और क्या है, यूकैरियोट है। ठीक है, तो कैसे जीवों को रखा गया है, जो यूकैरियोटिक है और बहुकोशिकीय है। ठीक है, कोशिका हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, तो जो जंतु जगत में जो जीव हैं वो कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं और कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो जो हमारा जंतु जगत है उसे 11 संघों में बांटा गया। कितने संघों में बांटा गया है, 11 संघों में बांटा गया है। ठीक है, ये संघ कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला है पोरीफेरा, दूसरा है हमारा नाइजीरिया। ठीक है, इसे हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। तीसरा है हमारा टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज हो गया हमारा। एसके हेलमिंथीज, एसके, ठीक है, एसके हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मोलस्का, ठीक, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा एंड नेक्स्ट है कार्डेटा। ठीक है, ये हमारे 11 संघ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है 11। ठीक है, पूरे जंतु जगत को 11 संघों में बांटा गया है। ठीक है, पर इन जंतु जगत में इन 11 संघों में किस आधार पर, ये हमारे 11 संघ हैं। ठीक है, तो अब जंतु जगत को इन 11 संघों में अलग अलग बांटने की क्या जरूरत है। ठीक है, जितने भी जंतु थे सबको एक संघ में रख देना चाहिए था या एक ही वर्ग में रख देना चाहिए था। अब 11 वर्ग, अलग अलग 11 वर्गों में रखने की क्या जरूरत थी। तो हम लास्ट जो हमारे चैप्टर हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं कि जंतुओं को अलग अलग वर्गों में क्यों रखा जाता है, ताकि हम आसानी से उनके बारे में अध्ययन कर सकें। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे पोरीफेरा में, ठीक, अगर पोरीफेरा में हमसे जितने जंतुओं को रख दिया जाए, अगर हमने पोरीफेरा के बारे में पढ़ लिया, उसके लक्षण के बारे में हमें पता है, तो पोरीफेरा वर्ग में जितने भी जंतु आते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा एक के बारे में, लेकिन हमें सभी जंतुओं के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ आपको, जैसे आपको इसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, ठीक, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई HR डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, कोई फील्ड का काम करता है। ठीक, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर सारे एम्प्लॉय एक साथ खड़े हैं, ठीक, पूरे कंपनी के एम्प्लॉय एक साथ खड़े हैं, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा एम्प्लॉय किस वर्ग में, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, लेकिन जब हम ये बोल दें कि जो HR डिपार्टमेंट के हैं वो एक तरफ आ जाएं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो एक तरफ हो जाएं, तो ठीक है, तो एक क्या हो कैटेगरी बन जाएगी, एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है,
तो अगर HR डिपार्टमेंट में अगर मान लो 100 लोग काम कर रहे हो, या HR डिपार्टमेंट में जितने लोग भी काम करते हो, 100 तो मैंने बहुत बोल दिया मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे, तो अगर हमने किसी एक के बारे में पढ़ लिया तो हमें पता है कि इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग आ रहे हैं वो क्या एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, ठीक है। जीवों को अलग अलग वर्गों में क्यों विभाजित किया जाता है, ताकि उनके बारे में हम आसानी से जान सकें, ठीक है। अब इन अलग अलग वर्गों में किस आधार पर उन्हें रखा गया है, इसे आपको अच्छी तरह से समझना है कि वो आधार कौन कौन से हैं, इनको मतलब वो आधार कौन से हैं जिनके आधार पर इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है, ठीक है। तो जितने भी प्राणी हैं, ठीक, वो सभी संरचना और आकार में भिन्न हैं, ठीक है। हम आराम से उन्हें देखकर बता सकते हैं कि ये 4 पैरों वाला है, ये 2 पैर पे चलता है, ठीक है। ये दीवार में चलती है, चिपक के चलती है, ठीक है। और ये कहते हैं ये जमीन में रेंगता है। तो हम आराम से जो उनका मतलब जो प्राणी हैं उनकी संरचना और आकार, सभी प्राणी की संरचना और आकार भिन्न है, ठीक है। सबका आकार, सबकी संरचना, सब कुछ भिन्न है, ठीक है। हम उन्हें देखकर आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक। पर शारीरिक संरचना और आकार में भिन्नता होने के बावजूद भी बहुत सारी समानता होती हैं, ठीक है, ठीक। बहुत सारी ऐसी समानताएं होती हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी समानताओं के आधार पर ही, ठीक है, जंतुओं को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जंतुओं की समानताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया, अलग अलग वर्गों में रखा गया है, या अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, ये हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। सभी को पता है कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। किसी और जंतु का देखें शरीर, तो वो भी किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक समानता हो गई। मान लीजिए हम 2 पैरों पे चलते, हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ फॉर किसी का भी एग्जाम्पल ले लूँ, कोई भी जंतु का, ठीक है, एनी ETC कोई भी ले लूँ, जैसे मतलब गाय, भैंस, बकरी, किसी को भी ले लूँ, तो उनका शरीर भी किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो एक समानता हो गई हमें, ठीक। अगर मैं और बात करूँ तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। दूसरे शरीर के जंतुओं में भी पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक। एक और समानता हो गई, हमारा बाहरी आकार अलग है, ठीक है। हम 2 पैरों पे चलते हैं, वो 4 पैरों पे चलते हैं। जो हमारे बाहरी आकार है, वो संरचना है, वो अलग है, ठीक है। लेकिन समानता क्या है हमें, कि हमारा भी शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उनका शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक। हमारे शरीर में भी पाचन तंत्र पाया जाता है, उनके शरीर में भी पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक। और आगे हम बात करें तो हम भी श्वसन करते हैं, ठीक है, वो दूसरे जंतु भी श्वसन करते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार ऐसी बहुत सी समानताएं हैं जिन्हें आधार मानकर सारे जंतु जगत को, यानी पूरे जंतु जगत को इन 11 संघों में बांटा गया है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी समानताएं हैं, ठीक, उन्हें हम देखेंगे, ठीक है, कि वो ऐसे कौन कौन सी समानताएं हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्राणी जगत को अलग अलग संघों में, अलग अलग 11 संघों में रखा गया, ठीक। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, कि जंतुओं को किस आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा गया, उनके समानताओं के आधार पर, ठीक है। उनके आकार और संरचना के आधार पर नहीं, आकार और संरचना तो सभी का भिन्न है, लेकिन उनकी समानताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है, ठीक है। अब ये कहते हैं आधार कौन कौन से हैं, तो हमारी पहली हेडिंग यही है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, प्राणियों के वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार,
ठीक, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक, यहाँ तक क्लियर है पूरी तरह से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जंतु जगत को पूरे 11 संघों में किस आधार पर बांटा गया है? उनकी समानताओं के आधार पर। अब वो आधार कौन कौन से, वो समानता कौन कौन सी, वो हम इस हेडिंग में देखेंगे। ठीक है, जंतुओं को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, अलग अलग वर्गों में क्यों रखा गया है, ताकि उनके अध्ययन में आसानी हो सके। ठीक है, ठीक, तो प्राणियों में शारीरिक संरचना एवं आकार में भिन्नता होने के बाद भी, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि प्राणियों की मतलब जो शारीरिक संरचना है और आकार, उनमें तो भिन्नता होती है, पर उसके बावजूद बहुत सारी समानताएं होती हैं। जैसे शारीरिक सममिति, कोशिका व्यवस्था, ठीक है, प्रगुहा की प्रकृति, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र व पाचन तंत्र। ठीक है, इन्हीं सबको आधार मानकर, इन्हीं मतलब जो हम यही जो समानताएं हैं, इनको आधार मानकर जंतुओं को अलग अलग 11 संघों में बांटा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे हम प्राणियों में शारीरिक संरचना एवं आकार में भिन्नता होने के बाद भी उनमें बहुत सी समानताएं जैसे शारीरिक सम्मिति, कोशिका व्यवस्था, प्रगुहा की प्रकृति, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, हमारा 2 प्रकार का होता है, परिसंचरण, गलत हो गया, परिसंचरण, ठीक है, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का हमारा होता है, खुले प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है। ठीक है, तो जिन जंतुओं में, जिन प्राणियों में, ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। जिन प्राणियों में, ठीक है, जो कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र उसे कहते हैं जिसमें जो हमारा रुधिर है वो किसी माध्यम में, मतलब किसी नस में नहीं दौड़ता। जैसे हमारे में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, जो हमारा खून है, जो हमारा रक्त है, वो नसों के माध्यम से पूरे शरीर में परिवहन करता है। ठीक है, और हमारे परिसंचरण तंत्र हो गया जनन हो गया, जनन तंत्र, पाचन तंत्र भी हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक पूर्ण होता है, एक अपूर्ण। पूर्ण में केवल एक ही अंग पाया जाता है, मुख से ही कहते हैं भोजन ग्रहण करते हैं, और मुख से ही कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर करते हैं। ठीक है, और जो पूर्ण होता है उसमें 2 अंग पाए जाते हैं, मुख से भी पाया जाता है और गुदा दोनों पाया जाता है, मुख और गुदा दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में
आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर जंतु जगत को 11 संघों में बांटा गया है। 11 संघों में बांटा गया है। ठीक है, और ये 11 संघ कौन कौन से हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। ठीक है, उन्हीं 11 संघों के नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमने देख लिया कि कौन कौन सी समानताओं के आधार पर 11 संघों में सारे जंतु जगत को बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संगठन स्तर। ठीक है, जो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संगठन स्तर, मतलब जो कोशिका की जो व्यवस्था है। ठीक है, कोशिका की जो संगठन है, ठीक है, वो सब में किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम पहले हम हेडिंग डाल देंगे ठीक, हेडिंग डालेंगे संगठन स्तर। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, और ये हमारी हेडिंग हो गई। तो लिखेंगे जंतुओं में शारीरिक संगठन के निम्नलिखित स्तर पाए जाते निम्न स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, संगठन स्तर तो मतलब शारीरिक संगठन के आधार पर निम्न स्तर पाए जाते हैं। सबसे जो पहला पाया जाता है कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे फिर से हम इसमें कोशिकीय स्तर। ठीक, सेलुलर ग्रेड, अब इसको समझ लेते हैं कोशिकीय स्तर क्या चीज है। ठीक, तो जो कोशिकीय स्तर का जो संगठन है वो सबसे निम्न स्तर का संगठन होता है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? स्पंजों में। ठीक है, तो स्पंजों को किसमें रखा गया? जो हमारा सबसे जो पहला संघ है पोरीफेरा में किन्हें रखा गया है? स्पंजों को रखा गया है। ठीक है, तो जो हमारा कोशिकीय जो स्तर है वो सबसे निम्न स्तर का शारीरिक संगठन होता है और ये किसमें पाया जाता है? स्पंजों में पाया जाता है। ठीक, इसमें विभिन्न कार्यों के लिए कोशिकाओं का विभेदीकरण तो होता है, परंतु ये विभेदीकरण स्थायी नहीं होता। ठीक है, एक प्रकार की कोशिका कब ये दूसरे प्रकार की कोशिका के बदल जाती है, इसका कोई निश्चय समय नहीं होता। ठीक है, ठीक, मतलब ये जो कोशिकीय स्तर का जो संगठन होता है इसमें ये ऊतक का निर्माण नहीं करते। ठीक है, सिर्फ इनका जो स्तर होता है वो कोशिकीय स्तर का ही रहता है और जो कोशिका होती है वो स्वतंत्र इकाई के रूप में समूहों में, मतलब कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं और या तो समूहों में होती हैं। ठीक, पर ये कोशिका वो कहते हैं मिलकर, ये कोशिका का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए जो हमारे स्पंज है यानी जो पोरीफेरा में जितने भी जंतु रखे गए हैं उनमें किस प्रकार का कहते हैं कोशिकीय स्तर, उनमें इसी प्रकार का कोशिकीय स्तर पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि कहते हैं इस
कहते हैं जो इस जंतु को किस वर्ग में रखा गया है, पोरीफेरा में रखा गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत ही आएगा कि अगर ये जंतु पोरीफेरा का है तो इसमें जो स्तर है वो कोश, इसमें जो शारीरिक संगठन का जो स्तर है वो क्या है, कोशिकीय स्तर का है। ठीक है, यानी इसमें ऊतक तो नहीं बनता। ठीक ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे यह संगठन निम्न सबसे निम्न स्तर का होता है। और सबसे निम्न स्तर का होता है। इस प्रकार का शारीरिक संगठन पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। जैसे स्पंज। ठीक है, स्पंजों के शरीर के जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों के लिए कोशिकाओं का विभेदीकरण तो होता है, परंतु यह विभेदीकरण स्थायी नहीं होता। ठीक है, अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, ऊतकीय स्तर। टिश्यू ग्रेड। ठीक है, जो पहले कोशिका क्या होती है, अलग अलग होती है, तो कोशिकाओं का एक समूह मिलकर, ठीक है, क्या कोशिका का निम्न स्तर बनाती है, मतलब कोशिका का एक समूह बनाती है। ठीक है, फिर कोशिका का समूह मिलकर, मतलब कई कोशिका का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई ऊतक आपस में मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र या अंग स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कोशिकीय स्तर होता है ये निम्न स्तर है, सबसे निम्न स्तर है। इसमें जो कोशिका होती है वो समूहों में पाई जाती है, पर वो एक ऊतक का निर्माण नहीं करती। ठीक है, मतलब कोशिका जो समूह है, मतलब कई समूह मिलकर एक ऊतक का निर्माण नहीं करती, वो अलग अलग समूहों में रहते हैं। ठीक है, वो हमारा कोशिकीय स्तर का हो गया। ये इस प्रकार का स्तर किस संघ में पाया जाता है, पोरीफेरा के संघ के जंतुओं में पाया जाता है। जैसे स्पंज। ठीक है, स्पंज क्या है, कोशिका का समूह है। ठीक है, जो हमारे स्पंज जो हम यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, ये स्पंज है, इनको सुखाकर ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्हें इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाता है। तो इनमें ही क्या है, कोशिका का एक समूह है। ठीक है, इनमें मतलब कोशिका का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण नहीं करते। ठीक, दूसरा हमारा ऊतकीय स्तर है। ठीक है, तो ऊतकीय स्तर में लिखेंगे हम, इस प्रकार का
इस प्रकार का शारीरिक संगठन, इस प्रकार का शारीरिक संगठन सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा व तीनोफोरा, तीनोफोरा, तीनोफोरा संघ के जंतुओं में पाया जाता है, के जंतुओं में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, इसमें विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए शरीर की कोशिका में, शरीर की कोशिकाओं में, कोशिकाओं में श्रम विभाजन, श्रम विभाजन होता है। ठीक है, समान कार्य, सामान्य कार्य की कोशिकाओं के समूह से, कोशिकाओं के समूह से, समूह से बने पृथक स्तरों को, स्तरों को ऊतक कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, ठीक, अलग अलग कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, उन कोशिकाओं के समूह से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मतलब अलग अलग जो कोशिकाओं का समूह बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊतक इस तरह का है, जो संगठन है वो किसमें पाया जाता है, सिलिंट्रेटा व तीनोफोरा, तीनोफोरा संघ में पाया जाता है। ठीक, अब हमारा तीसरे प्रकार का है अंग स्तर, अंग स्तर। ठीक, यानी ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कोशिकाओं का सबसे पहले एक कोशिका से बहुकोशिकाएं बनती हैं, बहुकोशिकाओं से कोशिकाओं का समूह बनता है। ठीक है, वो कोशिकाओं का समूह कई समूहों का निर्माण करते हैं और अलग अलग समूह मिलकर क्या करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। और कई ऊतक, ठीक, कई ऊतक के समूह के क्या करते हैं, एक अंग स्तर या अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो लेकिन इनमें दो से अधिक प्रकार के ऊतक, दो से अधिक प्रकार के ऊतक, दो से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक, अंग शरीर का वह व्यवस्थित भाग है
जो एक या एक से अधिक विशेष कार्य करते हैं, जो एक या एक से अधिक कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस व एसके हेल्मिन्थेस के संघों में अंग स्तर का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। कोशिकीय संगठन पाया जाता है। ठीक है, ठीक। फिर अनेक अंग मिलकर अनेक अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे जो ऊतक मिलकर क्या करते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर कई अंग मिलकर पूरे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अनेक अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का कोशिकीय संगठन एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक पाया जाता है। कार्डेटा तक पाया जाता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। ठीक, पोरीफेरा संघ में किस प्रकार का कहते हैं शारीरिक संगठन पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का। ठीक है, मतलब वो कोशिका का सिर्फ एक समूह बनता है। ठीक, सिलेंट्रेटा वो टिनोफोरा संघ में किस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ऊतक स्तर का। मतलब कोशिका का जो समूह है वो मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक, फिर कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस और एसके हेल्मिन्थेस में अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक, फिर कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पहली समानता देख ली। ठीक, संगठन के स्तर पर। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, दूसरी हमारी सम्मिति। ठीक है, अब देखेंगे सम्मिति के आधार पर। सम्मिति, सिमेट्री। ठीक है, तो सम्मिति हम किसे कहते हैं, तो जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों में समानता को हम सम्मिति कहते हैं। ठीक है, कि जो कहते हैं जंतुओं का जो शरीर है उनके विभिन्न भागों में कितनी समानता है उसको हम सम्मिति कहते हैं। ठीक है, तो सम्मिति के आधार पर जंतुओं को
तीन भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों में समानता को सममिति कहते हैं। सममिति कहते हैं। ठीक है। सममिति के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है असिमेट्री, ठीक है, आर्य समिति, रेडियल सिमेट्री, और द्विपार्श्व समिति यानी बिलिटेरल सिमेट्री। ठीक है। तीन भागों में बांटा गया। तो पहला हमारा क्या है? असमिति। ठीक है। असिमेट्री। दूसरा है हमारा आर्य समिति। रेडियल सिमेट्री। एंड थर्ड है द्विपार्श्व समिति। ठीक है। बिलिटेरल सिमेट्री। ठीक। अब इन तीनों को पहले हम समझ लेते हैं इनके लिखने से पहले। ठीक है। ठीक। कि असमिति किसको कहते हैं, आर्य समिति किसको कहते हैं, और द्विपार्श्व समिति किसे कहते हैं। ठीक है। किसी भी प्राणी को, तो सबसे पहले हम असमिति किसे कहते हैं उसको समझते हैं। ठीक है। जब किसी भी प्राणी को किसी भी अक्ष से काटे, अगर हम किसी प्राणी को किसी भी अक्ष से काटे और वो दो बराबर भागों में बट जाए। ठीक है। ठीक। अगर हम किसी भी प्राणी को अगर हम दो बराबर मतलब किसी भी अक्ष से काटे, अगर वो दो बराबर भागों में बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्य समिति कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री, आर्य समिति कहेंगे। ठीक। फिर से रिपीट कर रही हूं, जब किसी भी जंतु को या किसी भी प्राणी को किसी भी अक्ष से, किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटा जाए और वह दो बराबर भागों में बट जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्य समिति कहते हैं। ठीक। आर्य समिति कहते हैं। ठीक है। पर ऐसे प्राणी जिसे किसी भी अक्ष से काटने पर वह दो बराबर भागों में ना बटे तो उसे हम क्या कहते हैं? असमिति कहते हैं। ठीक है। फिर से, जब किसी भी प्राणी को किसी भी अक्ष से हम काट दें और वह दो बराबर भागों में बट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्य समिति कहते हैं। ठीक। और ऐसे प्राणी जिसे किसी भी अक्ष से हम काटने पर वह दो बराबर भागों में नहीं बटता तो उसे हम क्या कहते हैं? असमिति कहते हैं। ठीक है। द्विपार्श्व समिति, ठीक है, ऐसे प्राणी जिनको एक ही अक्ष से काटने पर वह दो बराबर भागों में बट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्व समिति कहते हैं। ठीक है। इनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है। स्पंज हमारा किसका कहते हैं? उदाहरण है असमिति का। ये क्या है? स्पंज। और ये उदाहरण है असिमेट्री का, असमिति।
ठीक है। इसी हम किसी भी अच्छे से काट दें, ठीक है, किसी भी अच्छे से काट दें तो क्या ये दो बराबर भागों में बट जाएगा? नहीं बटेगा, ठीक है। मान लीजिए हम किसी भी अच्छे से इसको काटें तो क्या ये दो बराबर भागों में बटेगा? नहीं बटेगा, ठीक। तो ऐसे प्राणी को हम क्या बोलते हैं? असममिति बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम उदाहरण लेते हैं तारा मछली का, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? ये स्टारफिश है, तारा मछली। और ये हमारा आर्य समिति, आर्य समिति, ठीक। अगर इसको हम किसी भी भाग से काटें तो ये क्या है? दो बराबर भागों में बट जाएगा। किसी भी अच्छे से काटें, अगर हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, किसी भी अच्छे से काट दें तो ये दो बराबर भागों में बट जाता है। तो ये क्या है? आर्य समिति है, ठीक है। तीसरे प्रकार का द्विपार्श्व समिति का उदाहरण हम खुद हैं, मानव, मनुष्य है। द्विपार्श्व समिति का जो उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण मानव है, नहीं तो उसे तो बहुत सारे हैं। मकड़ी है, ठीक है, और हमारा मकड़ी हो गया, और हमारा हो गया क्या नाम है, मानव हो गए, ठीक है। और ठीक, मतलब और जितने भी प्राणी जो कहते एक अच्छे से काटने पर दो भागों में बंट जाए तो वो सभी किस में आते हैं? द्विपार्श्व समिति में। अगर हम मनुष्य को अगर 20 से काट दें, ठीक है, 20 से काट दें तो एक आंख, ठीक है, एक आंख, एक हाथ, एक पैर एक तरफ, और एक आंख, एक पैर और एक हाथ दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये क्या? बीच से एकदम समान भागों में बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विपार्श्व समिति, ठीक है। आपको उदाहरण देखकर अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जिसे किसी भी अच्छे से काटने पर दो समान भागों में ना बटे उसको हम क्या कहते हैं? असममिति कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है? स्पंज, ठीक है। आर्य समिति, जिसको किसी भी अच्छे से काटने पर दो बराबर भागों में बट जाए उसको हम आर्य समिति कहते हैं। इसका उदाहरण है तारा मछली, ठीक है। द्विपार्श्व समिति, जिसको एक ही अच्छे से काटने पर दो बराबर भागों में बट जाता है उसको हम द्विपार्श्व समिति कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया मानव हो गया, मकड़ी हो गई, ठीक है। और मतलब बहुत जितने वो सारे जीव जो एक अच्छे से काटने पर दो समान भागों में बट जाए, ठीक। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? असममिति, हेडिंग डालेंगे असममिति, ठीक। लिखेंगे इस प्रकार के जंतुओं के शरीर को किसी भी अक्ष से दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। जैसे स्पंज, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे आर्य समिति, रेडियल सिमेट्री, लिखेंगे इस प्रकार के जंतुओं के शरीर को किसी भी केंद्रीय अक्ष से दो समान भागों में विभाजित मिस्टेक हो गई, विभाजित किया जा
सकता है। ठीक है, जैसे तारा मछली, स्टारफिश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तारा मछली हो गया आपका, आदि, हाइड्रा हो गया, ठीक है, आदि। एंड थर्ड है हमारा और लास्ट है द्वीप पार्श्व समिति। ठीक है, द्वीप पार्श्व समिति। ठीक है, इस प्रकार के जो जंतु होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं, उन्हें एक ही अच्छे से काटने पर वह 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार के जंतुओं के शरीर को एक अक्ष से काटने पर 2 समान भागों में बट जाता है। ठीक है, जैसे मानो मकड़ी आदि। ठीक है, मतलब द्वीप पार्श्व मतलब एक अच्छे से, ऐसा नहीं कि आप मतलब जैसे मानो को उदाहरण लिया तो मैंने कहा बोला एक अच्छे से, तो आप 20 से काट दें, तो 20 से उस समान भागों में कहाँ बटेगा। ठीक है, हाथ ऊपर पैर नीचे। ठीक, जब हम उसको एक ही अच्छे से मतलब एक अच्छे से यानी सिर्फ जो ऊपर से नीचे की तरफ हम काटेंगे तब वो समान भागों में बट रहा है, मतलब एक ही अच्छे से काटने पर। ठीक है, वो जब समान भागों में बट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप पार्श्व समिति कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आई होप आपको वीडियो क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।